श्री मोहनलाल डागर जी, हमारे की नोट स्पीकर आदरणीय श्री संजीव चोपड़ा जी, विभिन्न विभागों के बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सेवाओं के लोक सेवकगण, अन्य गणमान्य जन तथा मीडिया के मेरे साथियों, आज सिविल सर्विसेज डे है। उस दिवस की मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि दिवस को आत्मसात करते हुए जैसे श्रीमान संजीव चोपड़ा जी ने आपको राजधर्म, अपना धर्म निभाने की दृष्टि से प्रेरित किया है, उसको लगातार अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आप आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। आज के दिवस में आप सभी को इस पावन दिवस पर बहुत बहुत बधाई। हमारे चोपड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने एक काम कहा कि राजधर्म प्रमुख है, इस धर्म से ऊपर किंग भी नहीं है, राजा भी नहीं, सब उसके नीचे। और इस समय हमारा धर्म क्या है? हमारा संविधान है। संविधान ही हमारे लिए मार्गदर्शक है, संविधान ही हमारे लिए गीता है, संविधान ही हमारे लिए कुरान है और संविधान ही हमारे लिए बाइबल है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुरूप जिस प्रकार की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे सुनिश्चित की गई है, उस जिम्मेदारी का समुचित तौर पर हम निर्वहन करते हुए चले। मैं समझता हूं अगर उसको निभाते हुए हमने करने का प्रयास किया तो वही सुशासन कहा जाएगा। जन कल्याण ही हमारा केंद्र बिंदु है और जन कल्याण जो हमारा केंद्र बिंदु है, तो इस जिम्मेदारी का समुचित तौर पर निर्वहन करते हुए अगर हम चलते हैं तो वही सुशासन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। इसको हम निभा सके, इस दिशा में हमें विचार करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आप सब लोग लोकतंत्र के सशक्त रहेगी। लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उसका प्रमुख स्तंभ कार्यपालिका ही। इसके तहत आपकी सेवाओं से ही सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन व्यवहार में सुनिश्चित होता है। इसलिए आप सभी से उत्कृष्टता से कार्य करने की ही अपेक्षा सदा लोगों की रहती है और इसलिए आप पर जोर दिया जाता है, कार्यपालिका पर जोर दिया जाता है। कार्यपालिका को व्यवस्थित रूप से लोगों के मन मस्तिष्क में एक ट्रांसपेरेंट स्थिति निर्माण करने वाली एक कार्यपालिका है, स्थापित करने की दिशा में आप ही माध्यम हैं। आपकी कार्यकुशलता ही लोगों के अंदर विश्वास जागृत कर सकती है। अगर मैं ये कहूं कि सर्वाधिक निष्पक्ष तौर पर जनता के मनोभाव को समझते हैं, ढंग से अगर कोई विश्लेषण कर उस स्थिति को बता सकता है तो आप सब लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक संबंध आम जनता से आपका है। भले ही राजनेता होंगे, भले ही अन्य लोग होंगे, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार की मन के अंदर धारणा बनाकर चलने के कारण, विशिष्ट प्रकार के विचार होने के कारण उनका जो भी कार्यकलाप होता है पूर्वाग्रह से युक्त होता है। लेकिन आपका कार्यकलाप वैसा नहीं है। आपका जो जनसंपर्क है, आपसे जो जनता का संवाद है, आपका जो जनता से लगातार मिलन है, वो विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्न प्रकार के लोगों के मिलने के कारण
क्या वहां की आवश्यकताएं हैं, क्या लोगों की सोच है, लोकतंत्र के बारे में कैसी धारणा है, हम लोगों के बारे में कैसा विचार है, यह आप ही सबसे अधिक जान सकते हैं और आप ही सही तौर पर लोगों के सामने उसको प्रस्तुत भी कर सकते हैं। और इसलिए मैंने भाषण के अंदर कहा कि आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, लोगों के विचारों को समझकर क्या करना क्या नहीं करना, सही तौर पर अपने अधिकारियों को, अपने ऊपर के लोगों को जो आपको संचालित करने की दिशा में काम कर रहे हैं उनको बताकर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का काम करना बहुत जरूरी है। अन्यथा जो अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। फाइलें हैं, फाइलों के माध्यम से ही सारे कार्य चलते हैं। फाइल अगर तत्काल निस्तारित की जाती है तो कहा जाता है कि ये अधिकारी बड़ा कार्यकुशल है। इसे सही मायने में विकास के कार्य को या जो भी कार्य है उस कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सजग दृष्टि रखते हुए जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर इसको निस्तारित किया है। लेकिन ऐसा होता नहीं आज के समय में। आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति है। फाइल अगर पड़ी है तो पड़ी रहती है। हमारी बात को आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, ये सब जगह की स्थिति है। बड़े विलंब से फाइल का विस्तारण होता है। इसका अर्थ है अगर फाइल नहीं आगे बढ़ती है तो जन कल्याणकारी कार्य प्रभावित होगा। फाइल नहीं आगे बढ़ती है तो लोगों के मन के अंदर संदेह का सृजन होता है। फाइल आगे नहीं बढ़ती है तो लोगों के मन के अंदर ये भाव बनता है कि लगता कुछ इनको चाहिए। ये अपने आचार व्यवहार के माध्यम से नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो आप सुशासन नहीं दे सकते। अगर ये होता है तो आप लोगों के संदेह के घेरे में बने रहेंगे और फिर आम जनता जो काम करने और कराने वाला होता है वो कहेगा कि भाई जब तक सुविधा शुल्क नहीं दिया जाएगा तब तक काम नहीं आगे बढ़ेगा। सुविधा शुल्क आप तो समझते हैं, यानी कुछ न कुछ। ये धारणा बड़ी खतरनाक धारणा, और ये धारणा सुशासन को ध्वस्त करता है। वो फिर सुशासन नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार जनित शासन माना जाएगा। ये स्थिति को समाप्त करता है। और इसमें जो जिम्मेदारी आपको प्राप्त होती है निश्चित ही उन्हें प्रभावी ढंग से आप निभाते हैं, निभाएंगे। संदेह की स्थिति में लोगों को न रखें। इसके लिए मैं आप सभी की प्रशंसा करता हूं कि जिम्मेदारी का ढंग से निर्वहन हो। परंतु मेरा यह मानना है कि बदलते हुए समय के साथ चलते हुए जो कार्य करता है, चलते कार्य करता है, वही सफल कहा जाता है। लोकतंत्र में बढ़ती आबादी के साथ जन अपेक्षाओं के स्तर पर भी तेजी से वृद्धि हुई है, अपेक्षाएं बढ़ी हैं। इसके लिए अपने आप में युगानुकूल परिवर्तन करते हुए कार्य करने की ही आज सर्वाधिक आवश्यकता है। युग के अनुरूप यदि लोक सेवक अपने आप को ढालकर कार्य करते हैं तो उन्हें जिनके लिए कार्य कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आप सभी प्रशासन तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इसलिए यह भी जरूरी है कि जिस भी दायित्व पर रहकर कार्य करें उसमें स्थायी स्थिति और व्यवस्था बनाए रखने को ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझें, बल्कि कैसे विकास को प्रभावी रूप में अमली जामा पहनाया जाए इसके प्रति गंभीर होकर कार्य करें। कैसे जनता से जुड़ी योजनाओं कार्यक्रमों को तकनीकी कौशल से दक्षता के साथ लागू किया जाए। कैसे सरकार से जुड़े विकास कार्यक्रमों से अधिकाधिक जनता लाभान्वित हो,
इसके लिए लक्ष्यबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे, तभी आपके होने की व्यावहारिक सार्थकता आप सिद्ध कर सकेंगे। इसी की आज सबसे बड़ी अधिक जरूरत है। मैंने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते निरंतर यह अनुभव किया है कि बहुत बार नियमों की आड़ में आमजन को लाभ पहुंचाने से संबंधित कार्य बहुत जटिल बन जाते हैं। नियमों का पालन जरूरी है, नियमों में रहकर ही कार्य करना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं, परंतु नियम जड़ रूप में यदि हो रहे हैं तो उन्हें परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी संदर्भ में, स्थितियों में कई बार नियम बनते हैं, परंतु समय के अनुसार उसमें परिवर्तन की बहुत अधिक संभावनाएं भी रहती। उन संभावनाओं पर निरंतर विचार किया जाना चाहिए। यह नहीं कि हर एक मसले पर संविधान संशोधन की बात छेड़ते हुए यह कहा जाए कि अब तो इसी से कार्य चल सकता है। मैं स्पष्ट ये मानता हूं कि लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था, स्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती जिसमें युगानुकूल नियम बदलने की बजाय संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन को आसान माना जाता हो। लोक सेवा दिवस पर जो अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उन्हें सम्मानित करने की परंपरा है। जैसे अभी कहा कि चूरू के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर सिद्धार्थ, उनको आज दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा और भी प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत बड़ा सम्मान है। तो इसका आकलन स्वाभाविक रूप से करते हुए उसको और पुरस्कृत कर प्रोत्साहन करने का प्रयास किया जाता है। यह बहुत अच्छी बात है, पर इस बात को हमें सदा याद रखने की जरूरत है कि लोक सेवा की उत्कृष्टता का पुरस्कार देश के नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करना ही है। लोकतंत्र में ही प्रमुख है, लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है, जनता ही प्रमुख है। उनके लिए यदि अच्छा कार्य होता है तभी उस शासन को सुशासन कहा जाता है। इसलिए हर अधिकारी को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि सुशासन के अंतर्गत लोगों की बेहतरी के लिए सदा कार्य करे। कैसे जनता के जीवन स्तर को उच्चतम किया जा सकता है, कैसे आदिवासियों और सुदूर गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए अधिकाधिक प्रयास आपके स्तर पर हो। संजीव चोपड़ा जी ने इस बात का उल्लेख किया था। आप अधिकारी के और प्रथम स्तर के लिए नहीं है, आप अधिकारी त्रिस्तरीय जिस स्तर पर काम करने की जिम्मेदारी दी जाए वही उत्कृष्टता अपनी स्थापित कर सकती है और उसी से लोक कल्याण और जन कल्याण संभाव्य है। अन्यथा तो वैसे ही चलता जाएगा, फिर लोक कल्याण स्वप्न मात्र ही रह जाएगा। भारतीय संविधान में शासन के महत्व पर बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। मैंने अभी आप सभी को संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया है। इसके अंतर्गत संविधान की इन पंक्तियों को फिर से याद करिए। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। स्वाभाविक ही है कि इसमें लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता ही सबसे प्रमुख है। लोक सेवकों का यह कर्तव्य है कि वे शासन में जवाबदेही को सभी स्तरों पर सुनिश्चित करें, जनता से जुड़े सभी कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें। इसी से सरकारी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास निरंतर बना रह सकता है। इसी से समतामूलक समाज के निर्माण को प्रभावी रूप में
सुनिश्चित किया जा सकता है। हमारे जो वेद पुराण और प्राचीन शास्त्र हैं उनमें लोग को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जीवन कैसे बेहतर ढंग से जिया जाए, कैसे लोगों को अच्छा शासन दिया जाए, इस पर बहुत कुछ हमारे प्राचीन शास्त्रों में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत सहज ढंग से आया हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसमें बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। अगर उसको पढ़िए, लिखा तो अर्थशास्त्र है, लेकिन पूरी व्यवस्था के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। और उसको पढ़ने के बाद तो लगता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र हर कार्य के लिए उपयुक्त है। ऐसा नहीं कि जिस समय थे कौटिल्य जिन्होंने लिखा था उसी समय के लिए वो व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ध्यान से पढ़ने के पश्चात लगता है अरे आज भी ये व्यवस्था चलनी चाहिए। कमियां जो उन्होंने दर्शाई हैं, अपने को लगता है अरे कमियां तो आज भी विद्यमान है, इन कमियों को अमुक तरीके से दूर किया जा सकता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत बड़ा प्रभावी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो यह मूल मंत्र ही है। भगवत गीता को ही लें, भगवत गीता के अध्यायों को अगर पढ़ते जाएं तो जैसे अभी धर्म अर्थ काम के बारे में हमारे संजीव चोपड़ा जी ने हमने तीनों का वर्णन किया, धर्म के बारे में किया, अर्थ के बारे में किया और कर्तव्य के बारे में किया, केवल मोक्ष के बारे में नहीं किया। तो धर्म अर्थ काम ये तीनों का वर्णन गीता में जिस तरीके से अपने ढंग से किया गया है, कैसे कर्मयोगी होना चाहिए, कैसे भक्ति योगी होना चाहिए, ये सारा का सारा विस्तृत वर्णन है। तो एक तरह से प्रशासन व्यवस्था है, मैनेजमेंट की व्यवस्था है, उसको करने की आवश्यकता है। यदि हम जीवन में उतार लेते हैं गीता के बातों को तो सहज ही जीवन जीने के आलोक पथ का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मैंने जितने बार इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ा है उतनी बार जीवन जीने के लिए नए अर्थ मुझे मिले। जितने बार पढ़िए पढ़ने की उत्कंठा बनी रहती है और लगता है अरे इस श्लोक में तो और भी कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर उन्होंने स्थित प्रकृति की परिभाषा बताई है तो अगर 10-15 श्लोकों में उसको जताया है तो उसके बाद लगता है इसमें तो और कुछ हो सकता है। तो जैसे उन्होंने कहा यदा संवर्ते चायम कुर्मों का नहीं वो सर्वशा इंद्रियार्थी जो स्थित प्रज्ञप्त दोचित। जिस तरह से कुर्म है कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंतर्गत समेट लेता है, वैसे ही इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए जो व्यक्ति चलता है और जो सुनिश्चित लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में समर्पित होकर काम करता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसे अनेक श्लोक इस प्रकार के वहां विद्यमान है, उसको लेते जाएंगे तो सभी। मेरी धारणा है कि लोक सेवकों के लिए तो भगवत गीता बहुत बड़ा और अर्थपूर्ण प्रबंधन ग्रंथ है। कार्य को कुशलता से करने का इसमें बीज मंत्र दिया गया है। बगैर किसी से कोई अपेक्षा जो दायित्व मिले उसे पूरे मनोयोग से कैसे करें, इसका मंत्र गीता हमें देती है। भगवद गीता पढ़ेंगे तो सुशासन, नेतृत्व, कर्तव्य परायणता और आत्मबल को बढ़ाने के बहुत से सूत्र भी आपको सहज ही मिल जाए। इसे आधुनिक संदर्भों में देखेंगे और अनुभूत करेंगे तो बहुत कुछ नया इससे व्याख्यायित होते भी जाएंगे। लोक सेवकों से सभी को सुशासन की ही सर्वाधिक अपेक्षा रहती है। सुशासन में आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वता, न्याय संगतता और समावेशी होने के साथ साथ कानून के शासन के अनुसरण पर ही सर्वाधिक जोर दिया जाता है। यह सब यदि किसी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत भी सुनिश्चित कर दिया जाता है तो समझ लीजिए वह सुशासन का संवाहक है। मैं चाहता हूं आप सभी इस दृष्टि से निरंतर संपन्न समृद्ध हो, सुशासन को व्यवहार में क्रियान्वित करने वाले बने। लोक सेवक दिवस का उद्देश्य भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा अपने आप को
नागरिकों के लिए समर्पित और वचनबद्ध होकर कार्य करना ही है। इसलिए आप सभी से यह भी अपेक्षा है कि आप जो भी कार्य सेवा में रहते करें, उसमें पारदर्शिता रखते हुए जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए करें। हमारे यहाँ योजनाबद्ध ढंग से विकास तो निरंतर हुआ है, परंतु मैं ये भी मानता हूं कि अभी भी विकास कार्यों के क्रियान्वयन में बहुत सी जटिलताएं हैं। जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए मैं देखता हूं, पाता हूं कि बहुत सारे कल्याणकारी जनहित के कार्य सरकारों द्वारा किए जाने के बावजूद सरकार कामकाज में आम जन का विश्वास सम्मिलित नहीं हो पाता है। इसकी क्या वजह है? इस पर बृहद स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। आम जनता अपने को सहभागी नहीं मान पाती है, उसके अंदर जिस प्रकार की विश्वसनीयता जागृत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसका भी विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हम भले ही कहेंगे कि ये तो तुम्हारा शासन है, लोक शासन है, लोकतंत्र में सभी लोग भागीदार हैं, लेकिन नहीं मानते, विश्वास नहीं बनता। नहीं, ये है, यही करेंगे, ये अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम तो मर जाएंगे, हम क्या है, हम तो किस खेत की मूली है, ये सब प्रयोग करते हैं। तो जब तक सहभागिता की अनुभूति नहीं होती है आम जन की, तब तक विश्वसनीयता स्थापित नहीं हो सकती। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। हमने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को क्यों चुना? इसलिए चुना कि इसके जरिए लोगों को राजनीतिक परिपक्वता के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए प्रणाली चुनी गई कि इसमें देश के शासन में आम जन के सीधे हस्तक्षेप में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। जनता को लगे कि शासन में उनके नजरिए से उनकी अपेक्षाओं और आशाओं के साथ कार्य किया जा रहा है। लोक सेवकों के रूप में आप सभी ने कोविड के विकट दौर में मानवता के प्रति पूरी प्रतिबद्धता रखते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्य सचिव महोदया ने भी कोविड की अपने उद्बोधन में जिक्र किया। कोविड के दौरान आप लोगों ने निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि मैं यही था, मैंने देखा, मैंने अनुभव भी किया। मेरी व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से, आप लोगों से कई लोगों से वार्ता हुई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बड़े समर्पित भाव से काम किया, चाहे IPS हो चाहे IAS हो, बड़ी प्रतिबद्धता से काम किया। इसकी मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं। यही क्यों, जब भी किसी प्रकार की आपदा आई है, लोक सेवक के रूप में आपने जी जान से कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोविड के दौर ने यह साबित किया है कि सरकारी तंत्र ही ऐसा तंत्र रहा है जिसमें निरंतर जनसेवा को सर्वोपरि रखते हुए कार्य किया गया है। निश्चित ही इसमें लोक सेवकों की जो सेवाएं रही हैं वह बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं ये मानता हूं कि हमारा अधिकारी तंत्र अत्यंत सशक्त है। लोक सेवा के क्षेत्र में पेशेवर तरीके से निरंतर हमारे यहाँ उत्कृष्टता बढ़ रही है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए नागरिकों को की बेहतर से बेहतर सेवा और विकास कार्य कैसे अमली जामा पहने, इसके लिए आप सभी अथक प्रयास कर रहे हैं। पर याद रखें, जो कुछ जनहित में किया जा रहा है वह केवल किया ही नहीं जाए, दिखना भी चाहिए। न्याय का ये सिद्धांत है कि न्याय करने के साथ वह होता हुआ दिखे भी। इसी तरह लोक सेवकों को चाहिए कि वे इस तरह से कार्य करें कि जनता को लगे लोकतंत्र में वाकई उनके लिए व्यवहार में कार्य हो रहा है। यह विश्वास लोकतंत्र को और हम सभी को मजबूती प्रदान करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जिक्र भी किया गया था, अब पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया, लौह पुरुष कहा जाता है इसलिए कि उनमें साहसिक निर्णय लेने की क्षमता थी। उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से देश की हर समस्या का विचार करते हुए देश हित में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। रियासतों का एकीकरण किया,
मैंने उनकी जीवनी का अध्ययन किया है और ये पाया है कि विरोधी के हृदय को भी जीतने की उन्हें विशिष्ट कला थी। उन्होंने कभी कहा था कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आखिरी दम तक हम शुद्ध और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते रहे, ऐसी ताकत हमें मिले। अभी मंत्र शक्ति का आपने जिक्र किया, मंत्र शक्ति, उत्सव शक्ति, उत्साह शक्ति, इन शक्तियों का जिक्र किया। ये सात्विक गुण है। इन गुणों को जितना भी आप अपने मन के अंदर सजोकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही आप अपने को ऊर्जा वाला महसूस करेंगे, उतना ही आप ऊर्जास्वित होते जाएंगे। तो इन शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। यहाँ उनकी यह बात मैंने आप सभी से इसलिए साझा की है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र को मेटकाफ हाउस दिल्ली में उन्होंने ही संबोधित किया था और उन्होंने तब लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उनको विश्वास था कि इन्हीं के माध्यम से लोकतंत्र विकृत नहीं हो पाएगा, लोकतंत्र सही दिशा में चलेगा। इन्हीं के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्यों को करते हुए आम जन का विश्वास सरकार के अंदर विद्यमान रहेगी। आम जन महसूस करेगा कि मैं भी इसमें सहभागी और किसी भी प्रकार की विकृति को यह स्टील का फ्रेम आने नहीं देगा। उनको पूरा विश्वास था और इसीलिए कहा कि लोक सेवक स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। मैं भी यही मानता हूं। आप सभी लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ हैं। आपके मजबूत कंधों पर ही लोकतंत्र का प्रभावी क्रियान्वयन निर्भर है। इसलिए आपसे सर्वाधिक अपेक्षाएं भी की जाती है। मुझे विश्वास है कि अपने कार्य का बेहतर प्रदर्शन करने के साथ ही जन जन के विश्वास पर खरे उतरते हुए लोकतंत्र से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर आप अपने कर्तव्य पथ को आलोकित करेंगे। लोक सेवक दिवस पर मुख्य सचिव ने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबों ने हमारे विचार को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और दिवस पर आप सबों को पुनः पुनः बधाई देता हूं। आपने मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।